क्या क्या एक्चुअल में ऐसा है, आपके पास भी थोड़ा कम टाइम है और हमारे पास भी, तो फिर आपको टूल रूम का विजिट कराएंगे। तो हमारी इंडस्ट्री का नाम है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। तो टूल रूम का बेसिकली हम आपको बताएंगे हमारे पास टूल रूम में है क्या अवेलेबिलिटी। पहले पता है किसी को टूल रूम होता है क्या? किसी को आइडिया हो टूल रूम के बारे में? जहाँ टूल्स रखते हैं, बेसिकली सबको यही लगता है, मेरे को भी पहले यही लगता था कि जहाँ टूल रख रहे हैं उसको टूल रूम कहते हैं। लेकिन टूल रूम वो नहीं होता जहाँ टूल रखते हैं। टूल रूम उसको कहते हैं जहाँ पे मतलब मिसलेनियस टाइप की जॉब आ जाए आपके पास। आज आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, कल कोई और चीज आ जाए आपके पास, आपको पता नहीं है मतलब फ्यूचर का कि क्या जॉब आएगी आपके पास क्या नहीं, उसको टूल रूम कहते हैं। तो टूल रूम में हमारे पास क्या क्या मशीन्स हैं? हमारे पास वर्टिकल मिलिंग मशीन है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है, लेथ मशीन है, लेथ का तो सबको पता ही होगा। सरफेस ग्राइंडर है हमारे पास, VMC वर्टिकल मिलिंग सेंटर जो कि CNC पे चलती है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, आपको आएगा 4th ईयर में। कन्वर्सर पढ़ाएंगे, और तो हमारे टाइम में उन्होंने पढ़ाया था। और EDM है हमारे पास, अगर आप लोगों ने किसी ने नॉन कन्वेंशनल मशीन पढ़ ली है तो उनको पता होगा EDM क्या है। नेक्स्ट सेमेस्टर में दिस इज इलेक्टिव सब्जेक्ट ओके सर, NTM है। तो हमारे पास सर 3rd ईयर के ही है अभी तक। ये नेक्स्ट सेमेस्टर में NTM पढ़ेंगे। ओके सर, EDM का मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, मतलब इसमें टूल नहीं लगा होता बेसिकली, या तो हमारे पास वायर है जो कंटिन्यूसली फीड हो रही है और वो साथ साथ ही वेस्ट हो रही है, जितना काटा और साथ साथ वेस्ट में निकल रही है, वो आपको दिखाएंगे टूल रूम में। एक है EDM, उसमें कॉपर का पीस लगेगा आपका, जो वर्क पीस होगा वो इरोड करेगा मटेरियल को इरोड करके वो कैविटी क्रिएट कर देगा। फिर हमारे पास है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, ये मोस्ट ऑफ दी कंपनीज में होता नहीं अवेलेबल। ये सेंटर है कि सेंटरलेस है सिलिंड्रिकल ग्राइंडर? नहीं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, सेंटरलेस वाला या सेंटर वाला? सेंटर वाला है, सेंटर सेंटर वाला। ये ईडीएम पे थोड़ा इनको बता दूं, तो आप गाड़ियों पे एम्बलम लगे देखते हैं मारुति के, हुंडई के, है ना, वो जो लिखा होता है मारुति सुजुकी या होंडा, वो सब मोस्टली उनकी जो प्लास्टिक मोल्ड है ना, वो ईडीएम से बनते हैं, बिकॉज वो शेप आप मिलिंग पे ढंग से नहीं बना सकते। कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स शेप होगी जो आप नहीं क्रिएट कर पा सकते, या कोई छोटा पार्ट हो गया, माइक्रो पार्ट्स हो गए। इवन घड़ी के बैक साइड में जो होता है, जो घड़ी के हमारे बॉडी से टच करता है, उसके बैक साइड में जो भी लिखा रहता है वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, वो सब भी EDM की प्रोसेस। वो जो मोल्ड में जो मोल्ड में हमको देना पड़ता है, तो प्रेस से वो उस पे इंप्रेशन आता है। EDM ये लेजर में टूल नहीं है कोई। और आपकी जो वायर कट ईडीएम है, इसका एडवांटेज, ईडीएम बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल है ना, तो हार्ड मटेरियल उससे काट सकते हो। तो डाइयाँ वगैरह जो मेटल शीरिंग डाइज हैं, हार्ड करने के बाद उसको काटते हैं, बिकॉज अगर काटने के बाद हार्डन करोगे तो वार्पेज आ जाएगी, थोड़ी सी हीट ट्रीटमेंट में वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो पहले हार्ड करने के बाद वायर ईडीएम करके एकदम एक्यूरेट आ जाती है। ये सर हमारे पास वर्टिकल मिलिंग मशीन है कन्वेंशनल में। फिर हमारे पास यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है, इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही काम कर सकते हो आप। ये सरफेस ग्राइंडर हो गया हमारा, नहीं सर थोड़ा सा लैग, ये सरफेस ग्राइंडर है, किसी भी सरफेस को क्लीन करने के लिए, माइक्रोन्स में, ज्यादा नहीं है, जैसे आप 3-4 mm नहीं उड़ा सकते, इसमें थोड़ा सा माइक्रोन्स, कुछ माइक्रोन अगर सरफेस को क्लीन करना है तो ये यूज करेंगे। इसमें मैग्नेटिक बेड यूज करते हैं? मैग्नेटिक बेड। ये हमारी वर्टिकल मिलिंग मशीन VMC। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये है EDM, ये कोई जगह ये लेथ मशीन होगी हमारी वर्कशॉप में, आप सबने देखी होगी, ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी। ये लेथ मशीन सबसे बेसिक मशीन और मदर ऑफ ऑल मशीन्स, इसी को कहते हैं लेथ को। ये सरफेस ग्राइंडर, ये होगी आपकी वर्टिकल मिलिंग मशीन जो कि आपकी CNC में होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। हमारे पास जो अवेलेबल है वो फानुक की ऑपरेटर पे है, फानुक है इसका जो कमांडर है। ये हमारे पास CNC है, CNC की फोटो दूसरी है, मैं आपको CNC पर्सनली विजिट करवा दूंगा, अभी हम जाएंगे। वो भी हमारे पास फानुक की है, OITF कंट्रोलर है उसका। ये हमारे पास EDM इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, जिसके बारे में सर ने बताया आपको कि छोटी छोटी कैविटी जो निकालनी है इसी से पॉसिबल हो सकती है आपकी। ये EDM वायर कट है, इस पे अभी भी कोई ना कोई प्रोग्राम चल ही रहा होगा। बेसिकली इसमें तार है, कंटिन्यूसली वो जा रही है और वो उसी के बेसिस पे कटिंग हो रही है। ये आप यहाँ पे रोलर देख रहे हो, इसमें वायर है और यही वायर काट रही है। ये सर सिलेंड्रिकल ग्राइंडर जो आप कह रहे थे,
ये सेंटर वाला ही है सर हमारे Center वाला। पास, बिल्कुल। अब कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं हम एज ए एनएसआईसी का आपको वो मिलेगा सर्टिफिकेट। जो कोर्सेज है हमारे पास ऑटोकैड 2D 3D है, सॉलिडवर्क्स है, पीटीसी क्रियो है, एनएक्स यूनिग्राफिक्स है, सीएनसी वीएनसी की प्रोग्रामिंग है, आपको सीएनसी वीएनसी पे लेके भी जाया जाएगा और सिमुलेटर पे भी प्रोग्रामिंग दी जाएगी। फिर कटिंग टूल्स के बारे में मिस्टर नेपाल सिंह सर हैं हमारे डीजीएम, वो बताएंगे आपको। और डायनेमिक्स ऑफ मशीन के डायनेमिक्स जितने भी ओवरऑल पार्ट्स हो गए मशीन के, कैसे वर्किंग है कैसे नहीं, वो सर के अंडर आता है। और सबसे लास्ट में अगर कभी भी आप पैसे लगा रहे हो नॉलेज के ऊपर तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि ना मिले। थैंक यू। रिपीटेड जॉब नहीं आएगा आपके पास, पता ही नहीं कल को क्या आ जाए। हमारे पास ऐसी जॉब आते हैं, कैसा मोल्ड आ जाए, फोर्जिंग डाई आ जाए, बेंडिंग डाई आ जाए, कोई नया टूल डेवलप करना आ जाए, कोई उसमें कटिंग टूल में कुछ और शेप बनानी आ जाए हमको, तो उस टाइप की बड़ी बड़ी मतलब एक प्रॉब्लमेटिक इशू होते हैं हमारे पास में, हम उसी के लिए जाने जाते हैं। तो हिंदुस्तान में गिने चुने टूल रूम है मेरे ख्याल से। जब मैंने 78 बैच का हूँ सर, आई एम फ्रॉम IST CCS, तो मेरे ख्याल से PTL में भी होंगे कुछ लोग वहाँ के। वालिया साहब को आप शायद जानते हो। हाँ, वो तो मैंने AK वालिया के साथ काम किया। 79 Okay. तो ये लोग उस टाइम पे 78 में गिने चुने 1 दर्जन टूल रूम भी नहीं थे पूरी इंडिया में, नॉट इवन 1 डजन। जबकि IIT थी, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन अच्छे अच्छे थे, वो भी लिमिटेड थे, बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, आज भी लिमिटेड है। थोड़े से बड़े जरूर हैं बट वो इतने नहीं बड़े। तो इसमें क्या होता है कि बिल्कुल ग्रिलिंग करते हैं, बड़ी बुरी तरह से ग्रिलिंग करते हैं, और पूरी ऑल इंडिया से जो सिलेक्शन है जैसे IIT की होती है तो यहाँ भी वैसी होती है। इसमें बेसिकली प्रैक्टिकल जॉब बताते हैं। प्रैक्टिकल जॉब क्या है? प्रैक्टिकल जॉब में थ्योरी बहुत मिनिमम है हमारे पास। थ्योरी तो आपकी बहुत अच्छी होगी, थ्योरी जितनी आप जानते हैं और आपने पढ़ाई होगी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है। प्रैक्टिकल करके हम थ्योरी लिख सकते हैं, वी आर कॉम्पिटेंट टू डू दैट, ठीक है। तो जब आप 3rd ईयर या 4th ईयर करके आप डिग्री लेके आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ 2-3 चीजें होंगी। देखो, डिग्री तो एक गेटवे है, ये तो चाहिए ही चाहिए आपको, कहीं भी जाएंगे आपको चाहिए ही चाहिए। सेकंड, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो वो आपको बिठा लेंगे, बोले एक छोटी सी ड्राइंग दे देंगे कि भाई देखो ये पुर्जा है, और मेरे ख्याल सर ज्यादा बढ़िया जानते होंगे, हो सकता है ये कई इंटरव्यू कमेटी के मेंबर भी He होंगे। has been placement director for हाँ जी। 14 more than 14 years। हाँ सर। मतलब रामचंद्र जी तो 14 साल के लिए वनवास गए थे, इस 14 साल से ज्यादा काम। नहीं, मेरे को तो एक्चुअली कुछ याद आ गया, मैं बाद में शेयर करूंगा सर जो बता रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, छोटी सी ड्राइंग देंगे, कोई रोबोटिक्स नहीं पूछेंगे हम आपसे। लेकिन आजकल के देखिए, मैं फरीदाबाद में एक पॉलिटेक्निक सेट करके आया हूँ 9 एकड़ में को, 15 करोड़ की मशीनें ली मैंने, और वो मैकेनिकल ओरिएंटेड है। वैसे वहाँ 5 डिप्लोमा कोर्स चलते हैं जो हमारे 3 साल वाले होते हैं। तो माजरा ये है कि उसको लगाने के टाइम में मैंने आसपास भी देखा, एक्सप्लोर भी करा, यूनिवर्सिटी भी गया, यूनिवर्सिटी के लोग भी मेरे पास आए, इंजीनियरिंग कॉलेज का मैंने इंफ्रा भी देखा, उनसे बात भी की, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो ले दे के माजरा ये है कि प्रैक्टिकल जो है वो कहीं पे ड्विंडल है, विच यू प्लीज डोंट माइंड दैट। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जब हम आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अब मान लो किसी को कह दे भाई ये एक टूल पड़ा है, रिमर दे दो मेरे को, मैं आपको 50 टूल दे दूँ यहाँ पर, आपको बोलूँ जरा रिमर दे दो भाई उठा के। तो कई जगह ऐसा माजरा भी होता है कि वो उनको रिमर पता ही नहीं होता। काम करना तो बहुत दूर की बात है, रिमर का पता नहीं होता कि लगता कैसा है, दिखता कैसा है। ठीक है, फोटो देखी होगी थ्योरी में, आई एग्री, हो सकता है किया भी हो। कई लोग ऐसा आंसर ऑफर करते हैं कि किया तो था पर भूल गए। दैट डज नॉट कैरी एनी मीनिंग। जो इंडस्ट्री है उसको कम से कम आपको मान लो 10 क्वेश्चन पूछता है, आपको 6 क्वेश्चन के आंसर देने, 4 वो मैनेज कर लेगा भाई, चलो यहाँ तक है ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बड़े नहीं पूछे, वो बोलेगा अच्छा देखो। और कोई भी ड्राइंग ले लें, जैसे सर बैठे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है ड्राइंग में, मान लो एक छेद, एक होल दिया हुआ है किसी भी ड्राइंग में, और वहां पे लिखा है जी 20H7 का होल बना है। अब ये समझ में नहीं आता, कोई है मेरे को बता पाए कोई 20H7 का अगर होल अगर कहीं पे ड्राइंग में लिखा होगा, और किसी भी मशीनरी की कंपोनेंट में
कोई ऐसा कंपोनेंट शायद ही हो जहां पर H7 की टॉलरेंस यूज ना होती हो, स्टार्टिंग से लेके H7 के end होते तक। हैं जी टूल रूम में रिमर ही H7 का सेट होगा और होगा ही नहीं। ये तो मशीन डिजाइन 1 दे आर स्टडीइंग इन दिस सेमेस्टर। थर्ड ईयर नहीं, सेकंड ईयर वाले ने पढ़ा है, पर थर्ड ईयर ने भी सेकंड ईयर में पढ़ा है, तो ये उसमें पढ़ाते हैं हम। देखो जब यहाँ से शुरू होगा वो कि भाई बताओ कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो रिमर पता होना चाहिए रिमर है क्या, किस मटेरियल का बना हुआ है, किस टॉलरेंस में है, उसके फ्लूइड लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, चिप नीचे क्यों गिरते हैं, शैंक कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, और ये कितनी वैरायटी में मिलता है, कार्बाइड में मिलता है, हाई स्पीड स्टील में मिलता है, एक्सपेंशन रिमर है, चकिंग रिमर है, बहुत टाइप के कार्बाइड भी हैं। तो ये सब अगर आपने इतना एक रिमर के बारे में एक इंडस्ट्रिस्ट को बता दिया तो आपका रास्ता कम से कम इस क्वेश्चन के लिए थ्रू है। वो आपसे करवा के नहीं देखेगा, फिर वो नहीं करवाएगा आपसे, क्योंकि आपने इतने बता दिए कि चलो फेयरली आपको नॉलेज है। आगे वो फिर जब इंडस्ट्री में घुस जाता है तो फिर वो वहाँ होने लगता है, 2 दिन देखता है, चौथे दिन अपने आप करने लगता है। तो इस टाइप की नॉलेज मैं लोगों को बात करता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि किसी भी इंजीनियर को कम से कम सर पता नहीं एग्री करेंगे कि नहीं, 1500 पॉइंट यहाँ पे होने चाहिए, कम से कम है ये, छोटे छोटे पॉइंट। अब मान लो ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन बता दो भाई, इसमें 3-4 पॉइंट बन जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, आईडी होगा, ओडी होगा, थिकनेस होगी, ग्रिट होगा, बॉन्ड होगा, मटेरियल होगा। अगर ये सब आपने मान लो जो मैंने 5-6 बताए, आपने 4 भी बता दिए ना, तो ही विल बी हैप्पी, इंडस्ट्री वाला खुश हो जाएगा। लेकिन आप सोच में पड़ जाओगे और 2 सेकंड में पता लग जाता है कि आपको आता है कि नहीं आता। तो हम ये ऐसे तकरीबन टूल रूम में रोज नई प्रॉब्लम्स में है, हमारे पास टूल्स बहुत है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी बहुत है और तजर्बा भी बहुत है। हम पहले मशीन्स भी बनाते थे, सराबड़ा में मशीन्स बनाते थे और मैं असेंबली में था, मशीन शॉप में भी था, ट्रेनिंग में भी था। तो जब हम लोग इतने और एक्सपीरियंस में हैं और शुरू से आखिर तक मैं टूल रूम ही देखता रहा हूँ, जहाँ भी गया हूँ मशीन शॉप में ही गया हूँ। तो ये सब एक्सपीरियंस जो हमारा है, ये हम अपनी जो आजकल के ये बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उसको देना चाहते हैं। कीमत तो लगेगी, थोड़ी बहुत लगनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल के बिना कोई भी फील्ड आगे चल नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। मेरे को कोई भी कुछ बता दे कि ये इसकी मैकेनिकल के बिना चल जाएगा। तो आपको फैक्ट्री में घुसने के लिए वो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी 2 पॉइंट मैंने क्लियर किए, ऐसे कम से कम नहीं 1000-1500 पॉइंट पता होना चाहिए। फैक्ट्री में अगर आप घुस गए तो आपका ऑलमोस्ट थ्रू है। फिर तो वहाँ जहाँ लगाएंगे, जैसे करेंगे, कुछ उसका देखेंगे, उससे पूछेंगे, वो हो जाएगा। लेकिन घुसने के लिए आपको ये इतनी बेसिक नॉलेज जरूरी है, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। अब मान लो बोलेगा अच्छा मिलिंग चलाइए, हाँ जी चलाइए, कटर बता दो कितने टाइप के हैं, वहाँ इधर उधर झांकने लगे। कई लोग तो मुझे ऐसे आंसर देते हैं, मेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं। आशीष जी भी अवेयर है, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको भी बुला लेता हूँ मैं, आ जाओ भाई। तो कैसे आंसर मिलते हैं सर? चलो मैं सर आपको यहाँ रोकूंगा। ये हमारे कुलीग हैं जी, तो थापर में एक प्रोफेसर थे काफी सीनियर, बरमानी साहब थे। अच्छा, तो थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, चाहे ये गाड़ी जो ले जाते हो पेट्रोल पंप पे किस लिए ले जाते हो? वो बोला जो सीनियर टीचर है, इसका जवाब कुछ और होगा। आप इधर सोच रहा है हमें भरमाने के लिए। वेरी वेरी आंसर दिया। तो बोला सिंपल आंसर नहीं हो सकता है, सीनियर टीचर ने पूछा है, कुछ और होगा। जो आपने बात बताई ना, तो जैसे हम डिग्री में पढ़ते थे लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, बहुत जरूरी है, इसके बिना इंजीनियरिंग इनकम्प्लीट। मैं आपको बताऊं कितना फर्क होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल का। अब पढ़ा था बुक में कि होल बेसिस सिस्टम होता है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। अब होल बेसिस ही क्यों फॉलो करते हैं, उसकी समझ इंडस्ट्री में जाके आई कि भैया नहीं तो आप रिमर के ढेर लग जाएंगे यहाँ पे, क्या करोगे, फिट कैसे लेके आओगे। एक छोटा सा वाक्य में शेयर करना चाहूंगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी का फर्क, जब मेरे को तभी हंसी आ रही थी शुरू में, अपना टाइम याद आ गया जी। जैसे ड्राइंग पकड़ा दी, हम बड़े चैंपियन बने, थापर से पढ़ के आए हैं, तो ड्राइंग से पहले ड्राइंग बनाई, फिर पार्ट बनवाया, हीट ट्रीट कराया, ग्राइंड, सारी मशीनरी मिल गई तो मजे आ गई। तो एक H7 P6 का फिट था, वो थोड़ा सा ओवर हो गया, P थोड़ा टाइट ज़्यादा हो गया। H7 P6 बाद में पढ़ लेना कि प्रेस फिट होता है वैसे।
वो पिन उसमें डालना था, एक फिक्स जैसा बना रहे थे, तो टेबल पे रखा उसको, जो वर्कशॉप टूल रूम में टेबल होता है, उस पे रख के मैलेट से ठोक रहे हैं, वो उछल रहा। विज सब थे वहाँ पे इंचार्ज, ओए मुंडिया की कर रहे हैं, मैकेनिकल में ऐसे ही बोलते हैं। मैं कहा सर ये पिन इसमें टाइट है, थोड़ा सा डालो, यहाँ पे रख के क्यों मार रहा, उछलेगा ही, टेबल की जहाँ पे लेग है वहाँ पे रख के करो, रखा एक ही बार में अंदर चला गया। ये एक्सपीरियंस है, टेबल के बीचों बीच रख के करोगे तो वो लचकेगा और उछलेगा। अब ये मेरे को नहीं दिख रहा था, तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी थी हमारे वहाँ पे, तो उन्होंने एक ही चीज़ मेरे को एक बार में समझा दी। देखो टीचर जो है ना, आपको एक दिन में 10-20 बार टोकेगा, उसे काम नहीं करवाना, उसे तो प्रॉब्लम्स बतानी कि आपको ये नहीं पता है, वो बताएगा। जब हम पढ़ते थे तो मतलब ये कोई घंटा ऐसा नहीं जाता था जब वो टीचर हमको ना डांटे।